तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर आपको समझाया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ, कैसे अलग-अलग सेशंस होते हैं, कौन-कौन उसके अध्यक्ष बनते हैं, पहला सेशन कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसमें हमें देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2 या 3 सेशन में वीडियो आएगी, 2 उम्मीद करता हूँ 2 में आएगी और उसमें ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसको अगर आपने देख लिया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हर साल जो एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, सब के सब सवाल कवर हो जाएँगे। आखिरी तक इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आरओ सचिवालय के लिए, अपर पीसीएस के लिए और लोअर पीसीएस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच शुरू होने जा रहे हैं। तो उसको जॉइन कर अगर आपको उसको जॉइन करना है तो उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एक यही नंबर है, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी फीडबैक है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत इतिहास का। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि सब चीज़ें इसकी आपको समझ में आ जाएं। इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है तो उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा जिससे कि सब चीज़ें आपको सिलसिलेवार पता चलती रहें, लाइन से पता चलती रहें और एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आपका छूट जाए। सब के सब सवाल आप करके आ पाएंगे। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए उत्तराखंड में फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है और इसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। लोअर पीसीएस प्रीलिम्स और अपर पीसीएस प्रीलिम्स की डेट आ गई है। 2 जुलाई 23 जुलाई सब एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। जितने भी एग्जाम हैं इन सब की डेट्स आ चुकी हैं। तो सभी के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, आप सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस चल रहे हैं। फुल प्रिपरेशन बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो उसको ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रीलिम्स 100% उसमें क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसको पढ़ते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने एओ ह्यूम का रोल क्या रहा, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आईएनसी के, ये सब हमने देख लिया था। और फर्स्ट सेशन भी हमने पढ़ लिया था कल पिछली वीडियो में। आज हमें पढ़ना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन देखते हैं। तो आईएनसी सबसे पहले एक नेशनल मूवमेंट की तरह चली। आईएनसी वाज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल काइंड इन इंडिया विद द इनिशियल एम ऑफ गेटिंग मोर इंडियंस इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब देखिए आईएनसी जब बनाई गई तो उसके पीछे जो लक्ष्य था वो कुछ ये था कि हमें आईएनसी को कुछ इस तरह से बनाना है कि देश के गवर्नेंस में, सुशासन के लिए लोगों को और ज़्यादा प्रेरित किया जा सके, भारतीय लोगों को और ज़्यादा प्रेरित किया जा सके, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी भागीदारी हो, जन भागीदारी हो, जिससे कि भारत देश का जो फ्रीडम मूवमेंट है वो भी आगे बढ़ सके। लेटर ऑन इट्स पर्पस अपग्रेडेड टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और धीरे धीरे उसका जो पर्पस था वो पूर्ण स्वराज की जो मांग थी 1905 में बैठती है, जो मांग उठाई गई 1905 में, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई 1905 में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर दी गई। और पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आई कांग्रेस। फॉर द फर्स्ट सेशन ह्यूम ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन। तो सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि जिस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या वाइसरॉय कौन थे उस टाइम पे भारत के? तो उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। इट वाज इनिशियली सपोज्ड टू बी हेल्ड इन पूना बट वाज मूव्ड टू बॉम्बे ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन पूना। तो कोलेरा का आउटब्रेक हो रखा था पूना में, तो इस वजह से पहले तो पूना में डिसाइडेड था कि पूना के अंदर सेशन होगा, स्टार्टिंग जो होगी इसकी पूना में होगी, लेकिन बाद में इसको मुंबई से कर दिया गया। पहला सेशन जो हुआ वो बॉम्बे में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला जो स्कूल कॉलेज था ये, वहाँ पे ये हुआ। 72 डेलीगेट्स, 72 डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादातर लॉयर्स बैकग्राउंड से थे, यानी कि ज़्यादातर वकील थे उसमें। कोई भी महिला ने उस सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यूपीएससी आपको स्टेटमेंट में देके फंसा सकता है कि उन 72 डेलीगेट्स में से 10 डेलीगेट्स, 5 डेलीगेट्स महिलाएं थी। तो उसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 72 के 72 लोग पुरुष थे, महिला एक भी नहीं थी। एज अ प्रिल्यूड टू दिस द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब तक इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाई थी, और उनसे पहले 2 सेशन उनके हो चुके थे, 1883 का और 1885 का, और बाद में उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया था। 1883 में ह्यूम हैड रिटन एन ओपन लेटर टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एक्सप्रेसिंग हिज आइडिया ऑफ हैविंग अ बॉडी फॉर एजुकेटेड इंडियंस। तो 1883 में एओ ह्यूम ने अपना एक आइडिया रखने के लिए एक लेटर लिखा कैलकाटा यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट्स को कि आप सब लोग आएँ और भारत के लिए एक अच्छी
मजबूत एक पार्टी बनाए। अब उस टाइम पे ये पार्टी जो हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुई, बाद में आके पार्टी बन गई, उस टाइम पे एक अपने आप में फ्रीडम मूवमेंट ही था। For educated Indians to demand more share in the government and also for a platform by which dialogue could be initiated and sustained between educated Indians and the British government। पहला सेशन अटेंड किया 72 डेलीगेट्स में से, जो भारतीय प्रोविंसेस से लोग आए थे, जिसमें से 54 हिंदूज थे, 2 मुस्लिम थे और बाकी बचे हुए जैन और पारसी लोग थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन वाज उमेश चंद्र बनर्जी। तो फर्स्ट सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी इनको कहा जाता है। और जो प्रोमिनेंट अटेंडीज थे पहले सेशन के वो दादा भाई नेहरू जी थे। बाद में ये 3 बार अध्यक्ष बनते हैं, 3 बार प्रेसिडेंट बनते हैं अलग अलग इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के। दीन शाह वाचा थे, विलियम वेडरबर्न थे, फिरोज शाह मेहता थे। In its early years, INC was a moderate organization and limited its means to constitutional methods and dialogue। अब देखिए शुरुआत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो मॉडरेट थे, यानी कि जो नरम दल के लोग थे, उनसे भरी हुई थी। चाहे फिरोज शाह मेहता हुए हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हुए हों और चाहे आपका दादा भाई नेहरू जी हुए हों, सब लोग जो थे बहुत ही आराम से प्रेयर करके, पिटिशन डाल के, परमिशन लेके काम किया करते थे अंग्रेजी सरकार की। क्योंकि अगर उस टाइम पे थोड़ा भी ये उछलते तो अंग्रेजी सरकार इनको बहुत ही अच्छे से दबा सकती थी। अंग्रेजी सरकार के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा ताकत हुआ करती थी। इट्स डिमांड्स वर लिमिटेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। वो क्या करते थे, प्रेयर करते थे, पिटिशन करते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी डिमांड्स को लिखते थे कि इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों की भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस में इंडियंस ज़्यादा होने चाहिए। तो ये ऐसी बातें करते थे नरम दल के लोग। इन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिपेंडेंस की बात 1885 से लेकर 1905 तक, बीच में धीरे धीरे कुछ कुछ लोगों ने बोलना शुरू करा, और बाद में 1905 में जाके, जिस टाइम पे दादा भाई नेहरू जी उस टाइम पे अध्यक्षता कर रहे थे, तब वहाँ पे जाके बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। आफ्टर फ्यू ईयर्स द पार्टी बिकेम मोर रेडिकल इन इट्स डिमांड्स एंड अप्रोच। धीरे धीरे रेडिकल होती रही डिमांड। 1905 तक धीरे धीरे दिखने लग गया था कि एक नया ग्रुप निकल के आ रहा है कांग्रेस के अंदर, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, या जिनको हम, एक तो मॉडरेट्स हो गए और एक एक्सट्रीमिस्ट हो गए। तो मॉडरेट्स कौन थे? मॉडरेट्स थे नरम दल के लोग, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे गरम दल के लोग। तो जो गरम दल के थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हुए, तो वो डिमांड कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वराज होना चाहिए। 1905 में बंगाल का जब पार्टीशन होता है लॉर्ड कैनिंग के अंडर में, तो सॉ द पार्टी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मास मूवमेंट। तो उसके बाद जो पार्टी थी वो अपने आप में एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन वाज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। जो एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी ना कह के यहाँ पे गरम दल के लोग कहें, उग्रवादी ना कहें यहाँ पे, तो जो गरम दल के लोग थे उनको बाल गंगाधर तिलक जी ने लीड किया, और पार्टी फाइनली सूरत सेशन जब हुआ 1907 में, उसमें स्प्लिट हो जाती है, पार्टी में बंटवारा हो जाता है। फिर ये बंटवारा कुछ साल तक चलता है। 1916 में जाके ये बंटवारा ख़त्म होता है और दो पार्टी जो है वापस से जुड़ती है। कांग्रेस ट्रूली बिकेम अ मास पार्टी विद द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से 1915 में आए, उसके बाद कांग्रेस अपने आप में एक मास पार्टी बनी। क्योंकि उससे पहले तक जो लीडर्स हुए उनको ये लगता था कि इंडियंस अभी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी इंडियंस इतने विकसित नहीं हो पाए हैं कि वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। चाहे फिरोज शाह मेहता रहे हों, चाहे कोई भी बड़े लीडर रहे हों, चाहे दादा भाई नेहरू जी रहे हों, सबका यही सोचना था। लेकिन महात्मा गांधी जब आए, उन्होंने कहा कि बिना मास को जोड़े, बिना आम जनता को जोड़े हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा गांधी ने उन लोगों से उस भाषा में बात की जो लोग समझ पाते थे। ये कुछ आप समझ सकते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलीजन जो फेमस हुआ, वो भी इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो संस्कृत में बोलते थे, जो कि एक आम लोगों को समझ में नहीं आता था। बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाले लोग प्राकृत या पाली लैंग्वेज में बात करते थे, जो आम जनता को समझ में आता था, तो आम जनता वहाँ से जुड़ने लगी। इसी प्रकार से जो गांधी जी थे वो हिंदी में बात कर रहे थे नॉर्मल लोगों से, गुजराती में बात कर रहे थे, गुजरात में जाते थे तो उससे क्या हो रहा था, उससे जो आम जनता थी वो जुड़ पा रही थी। जब आम जनता जुड़ पा रही थी तो वहाँ पे जो मूवमेंट था वो भी बहुत आगे अच्छे से बढ़ रहा था। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया भारत में, सिविल डिसोबीडियंस लाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन लाए, नॉन कॉपरेशन लाए, असहयोग आंदोलन लाए, और धीरे धीरे इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था वो आगे बढ़ा। गांधी जी रिमेन्ड अ स्पिरिचुअल लीडर फॉर द पार्टी एंड हिज प्रेजेंस ड्रू अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बोथ द एलीट एंड द मासेस। और गांधी जी का जो सपोर्ट था वो दोनों के लिए, चाहे वो एलीट क्लास के लोग हों जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, या बड़े लीडर्स हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, और चाहे जो मासेस हैं, सबके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ करती थी।
जो यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू रहे हों, वल्लभ भाई पटेल हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, सी राजागोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे और लोग, उन सब ने अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे महसूस करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द पार्टी एंड ऑल्दो ही जॉइंड द मुस्लिम लीग इन 1913 ही कंटिन्यू टू बी अ कांग्रेस मेंबर एज वेल अंटिल 1920। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना पहले बहुत ही बड़े एक देशभक्त हुआ करते थे। भारत को एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को कहने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ही रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ही रिस्पॉन्सिबल हुए इन दो देशों को बंटवारा बनाने के लिए। और मुस्लिम लीग उन्होंने बना ली थी। मुस्लिम लीग के 1913 में वो मेंबर भी बन गए थे, और मुस्लिम लीग के मेंबर बनने के साथ साथ 7 सालों तक, 8 सालों तक हम कह सकते हैं, 1920 तक वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे और कांग्रेस के भी मेंबर रहते रहे। स्टार्टिंग विद होम रूल बाय 1929 द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज बीइंग मेड। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 में और ज़्यादा बढ़ गई। कांग्रेस वाज नाउ अ पार्टी दैट हैड ह्यूज मास सपोर्ट। अब कांग्रेस की विश्व स्तर पर अगर हम देखें, पूरे भारत के स्तर पर, संपूर्ण भारत के स्तर पर जो प्रमुखता थी, उसकी जो विख्यात थी, वो और ज़्यादा फेमस होती चली गई। एंड वाज द चीफ पॉलिटिकल पार्टी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक सबसे महत्वपूर्ण जो पार्टी थी वो कौन थी? वो कांग्रेस थी। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड, प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1936-37। प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस ने सरकार 8 में बनाई। सिंध को छोड़ के, पंजाब को छोड़ के, बंगाल को छोड़ के, इन 3 स्टेट्स को छोड़ के 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में किसने सरकार बनाई? कांग्रेस ने सरकार बनाई। इट मस्ट बी नोटेड दैट द INC वॉज नॉट द सोल इंडियन पॉलिटिकल फोर्स। ऐसा नहीं है कि INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे एकमात्र पार्टी थी। पार्टीज और भी थी, जैसे कि हिंदू महासभा थी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना दिया था, लेकिन उन सब की रीच इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि कांग्रेस की थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, इसी पार्टी से चुन के आते हैं। पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं 1952 में। कांग्रेस की बहुत ज़बरदस्त एक विक्ट्री होती है एंड नेहरू बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और नेहरू जो हैं पहले डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत से। ही वॉज इन पावर टिल हिज डेथ इन 1964। वो पावर में रहते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं होती 1964 में। और भी प्रधानमंत्री होते हैं जो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसे गुलजारी लाल नंदा हुए, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी हुई, फिर राजीव गांधी हुए, PV नरसिम्हा राय और फिर बाद में मनमोहन सिंह। कुछ नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स भी थे, जैसे कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, चंद्रशेखर देवेगौड़ा और IK गुजराल वर फॉर्मली मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। ये भी पहले कांग्रेस के ही मेंबर्स हुआ करते थे। कुछ फाउंडेशनल थ्योरीज हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। लोग कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पे A.U. ह्यूम को लगता था कि, हालांकि A.U. ह्यूम जो कहा गया है, जो हमने पढ़ा है, लिखा है, उसके बेसिस पे तो ये कह सकते हैं कि वो भारतीयों की तरफ थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि ये उन्होंने पार्टी इसलिए बनवाई जिससे भारतीयों को जो गुस्सा था उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपने गुस्से को निकाल सकें। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि एक तो एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के रूप में उन्होंने इसको पेश किया। एक सेफ्टी वॉल्व होती है, मान लेते हैं एक प्रेशर कुकर है और आपका गुस्सा फूल रहा है, तो आप क्या करेंगे? जब प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनता है तो सीटी से वो धुआं निकल जाता है, भाप निकल जाती है, जिससे कि उसके अंदर का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय ने कहा कि ये एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है कि अंग्रेजी सरकार के लिए कांग्रेस बनाकर उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व का काम किया है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसको निकालने के लिए उनको एक मंच दे दिया गया। वो हर साल वहाँ पे सम्मेलन करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं दिसंबर के महीने में 1885 से, और वहाँ पे अपनी जो गुस्सा था, उनकी जो भड़ास थी, वो निकाल देते हैं। तो फैक्ट दैट द INC was founded by a retired English servant A.O. Hume rather than an Indian has led to speculation that Hume founded the INC to provide a safety valve to the growing discontent with British rule। तो अब ये कहा जा रहा था कि INC को फॉर्म एक ब्रिटिश नागरिक ने किया है। A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश नागरिक हुआ करते थे, किसी भारतीय ने तो नहीं किया। तो इस बात की क्या गारंटी है? ये लोगों के अंदर दिमाग में आता था, मन में आता था कि ये उन्होंने एक भारतीय कॉज के लिए किया है। वो अलग बात है कि इसके वजह से बहुत हेल्प मिली भारतीय इंडिपेंडेंस फ्रीडम मूवमेंट को, और भारत इंडिपेंडेंट भी हुआ। इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान भी है, बहुत सारी कुर्बानियों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन लोगों के अंदर एक मन में ये ज़रूर आता था कि क्या ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है क्या, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उस गुस्से को कहाँ निकालें। इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट ह्यूम रिसीव्ड द आइडिया फॉर एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस फॉर पॉलिटिकल डिस्कशंस फ्रॉम वाइसरॉय डफरिन। और ये भी कहा जाता था कि ह्यूम को जो आइडिया आया, ये वाइसरॉय डफरिन के साथ बात करने पे ही आया कि ऐसा कुछ बना दिया जाए।
तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ब्रिटिश सरकार के एक ऑफिशियल और एक वाइसरॉय खुद ये कहें कि आप एक ऐसी चीज़ बनाओ जो ब्रिटिश सरकार के लिए ही क्या हो जाए, बाद में हानिकारक हो जाए। दिस may be true in part, but there is no reliable evidence that Dufferin suggested the formation of the INC or that the INC was intended as a safety valve। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि लॉर्ड डफरिन ने उनको कहा था कि भाई आप ऐसा कुछ बनवाओ, और या कि ये एक ऐसा सेफ्टी वाल्व की तरह इसने काम किया। इस बात की कोई गारंटी, कोई सबूत या कोई फैक्ट जो है यहाँ पे कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता है। फिर रजनीपम दत्त का कहना यह है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में है, ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में आई, सेफ्टी वेल्व कॉन्सेप्ट के रूप में। तो अकॉर्डिंग टू आरपी दत्त, रजनीपम दत्त के अकॉर्डिंग उनका कहना यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अरोज फ्रॉम अ कॉन्स्पिरेसी टू सप्रेस अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया। तो ये कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो रचा गया, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा, जैसे ना 1857 में हम देख चुके थे, तो कहीं 1857 जैसी क्रांति वापस से ना भारत में अंदर आ सके, इस वजह से उसके लिए एक षड्यंत्र रचकर इस पार्टी को बना दिया गया, जिसके वजह से लोग जो थे सिर्फ प्यार से बात करना सीख गए थे। वहाँ पे कोई भी जो एक हम कहें एक उग्रवादी जो तरह से काम करना था वो नहीं हो पा रहा था। फिर गोपाल कृष्ण गोखले का कहना है कि एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम किया इसने, यानी कि एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है जिससे कि एकदम चिंगारी जो देने की बात थी वो इस चिंगारी इसने दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट द डिज़ायर ऑफ पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस, जो पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, यानी जिनको पता था कि हमें क्या करना है, किस तरह से भारत को आज़ाद करवाना है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस की जो डिज़ायर थी उसको रिप्रेजेंट करने का माध्यम हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू इस्टेब्लिश अ नेशनल बॉडी to express Indian political and economic demands. If the Indians had formed such a body on their own, officials would have been vehemently opposed। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ऐसी कोई बॉडी भारतीय बनाते तो उससे दिक्कत होती। अब यहाँ पे किसने बनाई, यहाँ पे एक ब्रिटिश पर्सन ने बनाई, तो वहाँ पे सरकार ने अपोज तो किया था, लेकिन इतना ज़्यादा अपोज वहाँ पे नहीं हुआ। सच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट हैव बीन अलाउड टू फॉर्म, और ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भारतीयों को बनाने भी नहीं दी जाती, वो भारतीय बना भी नहीं पाते। द अर्ली कांग्रेस लीडर्स यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस लीडर्स के द्वारा ह्यूम को एज अ लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में यूज़ किया गया, कि ये वो थे जिन्होंने चिंगारी लगाई और सभी नेशनलिस्टिक फोर्सेस को, राष्ट्रवादी जो ताकतें थी उनको एक साथ करा, एकजुट किया, और उसके बाद जो सेफ्टी वॉल्व था वो भी ख़त्म हो गया, सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ये माना जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के अकॉर्डिंग कि उन्होंने चिंगारी का काम किया जिससे कि सभी भारतीय जो थे वो एक साथ आए उस टाइम पर। इसके बाद अब कुछ सेशंस आते हैं, तो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग सालों में कहाँ कहाँ सेशन हुए, उनमें क्या क्या काम हुआ वो समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, आखिरी तक देखिएगा, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से सवाल बनेंगे। तो पहला सेशन होता है 1885 में, मुंबई में होता है, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बने, और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गठन हुआ वो यहीं पे हुआ। फिर 1886 में दूसरा जो सेशन हुआ कलकत्ता के अंदर हुआ, दादा भाई नेहरू जी इसमें अध्यक्ष बने। तीसरा सेशन 1887 में होता है मद्रास के अंदर, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो इसके अध्यक्ष बने। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे, 1887 में बनने वाले प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में चौथा सेशन होता है इलाहाबाद में, और जॉर्ज यूल जो थे इसके अध्यक्ष बने, और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। फिर 1896 का सेशन आता है कलकत्ता का, रहीमतुल्लाह सयानी जो थे वो इसके अध्यक्ष बने। जो नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम, वो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर गाया गया 1896 में कलकत्ता सेशन में। 1899 में लखनऊ में सेशन होता है, RC दत्त जो है, रमेश चंद्र दत्त जो हैं वो इसके हेड करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, और यहाँ पे परमानेंट फिक्सेशन जो था लैंड रेवेन्यू के लिए, भू राजस्व के लिए स्थायी निर्धारण की जो मांग की गई वो 1899 में की गई। फिर 1901 में कलकत्ता में सेशन होता है, दिनशा वाचा यहाँ पे हेड करते हैं इसको। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जो अपीयर हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1901 में हुए थे। 1901 में गांधी जी इस टाइम पे भारत आए हुए थे, तो भारत जब वो आए हुए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने पहली बार जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जब वो आए थे तो वो 1901 में आए थे। हालांकि वो अलग बात थी कि उस टाइम पे उनको कोई भी नहीं जानता था। 1905 में बनारस में सेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर, और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट चलेगा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में। फिर 1906 में कलकत्ता में सेशन होता है दादा भाई नेहरू जी के अंडर, और स्वराज की मांग की गई, 4 रिजोल्यूशन लिए गए स्वराज पे,
सेल्फ गवर्नमेंट पे लिया गया, एक तो कि स्वराज चाहिए हमको, बाइकआउट मूवमेंट पे कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो ब्रिटिश के सामान हैं, उन सबका हम बाइकआउट करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, और नेशनल एजुकेशन यानी कि भारतीय जो एजुकेशन है उस पद्धति पे हम चलेंगे, ब्रिटिश सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर हम नहीं चलेंगे। 1907 में सूरत में बहुत बड़ा काम हो जाता है, सूरत में स्प्लिट हो जाता है, रास बिहारी घोष उसको अध्यक्षता कर रहे थे उसकी, और कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स बढ़ जाते हैं, और सेशन भी क्या हो जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि एडजर्नमेंट हो जाता है सेशन का। 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम वेटरबर्न ने अध्यक्षता की कांग्रेस के सेशन की। मोहम्मद अली जिन्ना ने उस टाइम पे जब 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट देने की बात की गई, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका भरसर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ की निंदा की मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर 1911 में कलकत्ता के अंदर सेशन होता है, बी एन धर जो थे वो उसको हेड कर रहे थे। पहली बार जन गण मन जो है कांग्रेस सेशन में गाया गया, वो कब गाया गया, 1911 में गाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1915 के अंदर बॉम्बे में सेशन होता है, सर एसपी सिन्हा जो थे उसको हेड कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वॉज ऑल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। तो अब देखिए 1915 तक क्या हो गया था, जब 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ तो उसमें ये कह दिया गया कि कांग्रेस के अंदर कोई भी गरम दल का लोग जो होंगे, एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होंगे, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में एसपी सिन्हा के अंडर 1915 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था कांग्रेस का उसको चेंज किया गया, और उसमें ये भी कहा गया कि जो गरम दल के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के लोग हैं, उनको भी कांग्रेस के अंदर शामिल किया जाएगा। फिर 1916 के अंदर जो सेशन होता है उसमें कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है। 1916 में सेशन होता है लखनऊ में AC मजूमदार के अंदर, और ये जो यूनिटी थी यानी कि जो एकजुट हुए दो गुट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के कांग्रेस में, वो एकजुट होते हैं। फिर लखनऊ पैक्ट भी साइन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो लक्ष्य था यहाँ से 1916 के बाद से एक उनका लक्ष्य होने लगा कि मुस्लिम लीग का भी वही लक्ष्य है भारत को आज़ाद करवाना, और कांग्रेस का भी वही लक्ष्य है। फिर 1917 में कलकत्ता का सेशन होता है, एनी बेसेंट उसको हेड करती हैं, पहली महिला प्रेसिडेंट बनती हैं, अध्यक्ष बनती हैं। वो अलग बात है कि ये भारतीय नहीं थी, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष अगर कहें तो पहली महिला अध्यक्ष कौन रही कांग्रेस की, तो वो कौन थी, वो एनी बेसेंट थी। 1918 में स्पेशल सेशन होता है बॉम्बे के अंदर, सैयद हसन इमाम इसको हेड करते हैं। इस सेशन को कन्वीन किया गया टू डेलिबरेट द कॉन्टेंशियस मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स स्कीम। तो 1919 में जो मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आने थे, जो एक्ट आना था, उसके पीछे जो स्कीम आई थी उसमें जो अलग अलग चीज़ें कही गई थी उसको डिस्कस करने के लिए 1918 का सेशन किया गया, और उसको कौन हेड कर रहे थे, सैयद हसन इमाम कर रहे थे। 1919 में अमृतसर में होता है मोतीलाल नेहरू के अंडर, और कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, कांग्रेस का सपोर्ट खिलाफत आंदोलन के प्रति भी जाता है। 1920 में स्पेशल सेशन होता है कैलकाटा में, लाला लाजपत राय के अंडर में होता है, और महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन यानी कि असहयोग प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया। फिर 1920 में नागपुर में सेशन होता है C विजय राघवाचार्य के अंडर, और रिजोल्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि जो कांग्रेस थी उसको अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया अलग अलग जगहों पे। मोहम्मद अली जिन्ना ने फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस अब छोड़ दी, मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काम नहीं कर पाए। 1922 में जिस टाइम पे 5 फरवरी को चौरा चौरी हत्याकांड होता है, उसके बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग कर देते हैं, बंद कर देते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलके एक नई पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और भी और लीडर्स जो हैं वो INC से अलग होते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। 1924 में बेलगांव में सेशन होता है, महात्मा गांधी के अंडर होता है। ये एकमात्र सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया है। जैसे कि दादा भाई नेहरू जी ने 3 बार प्रिसाइड किया है, महात्मा गांधी ने मात्र एक सेशन प्रिसाइड किया है, और वो कौन सा है, 1924 का बेलगांव सेशन। उसके बाद फिर 1925 का सरोजिनी नायडू के अंदर एक सेशन होता है कानपुर में। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी या राष्ट्रपति बनी इस सेशन की। अध्यक्ष कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष जो रही वो सरोजिनी नायडू थी, और पहली महिला अध्यक्ष जो रही वो एनी बेसेंट थी। फिर 1927 में मद्रास का सेशन होता है डॉक्टर M.A. अंसारी के अंडर। पास अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज़ ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना। एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि हम भारतीय सैनिकों को चाइना के अंडर
ईरान के अंडर या मेसोपोटामिया में यानी कि इराक में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पास रिजोल्यूशन अगेंस्ट बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन भी आया था, उसका भी बॉयकॉट करा गया। एडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज, और पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था उसको एक्सेप्ट किया गया। फिर 1928 में कैलकाटा सेशन होता है मोतीलाल नेहरू जी के अंडर, और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का उस टाइम पे स्थापना होती है। 1929 में लाहौर सेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू के अंडर। इसके अंदर पूर्ण स्वराज की जो रिजोल्यूशन था वो पास किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, उसको लॉन्च किया गया, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। पहला स्वतंत्रता दिवस हमने 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया। 1931 में कराची में सेशन होता है वल्लभ भाई पटेल के अंडर। रिजोल्यूशंस लाया गया फंडामेंटल राइट्स पे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे, और गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था 1931 में, जिसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी भी लंदन गए थे, तो वो भी हुआ। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन, और जो लंदन में होने वाली दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए। 1934 में फिर बॉम्बे सेशन होता है राजेंद्र प्रसाद के अंडर, और कॉन्स्टिट्यूशन जो थी कांग्रेस की उसमें अमेंडमेंट लाया गया। 1936 में लखनऊ सेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू के अंडर, पुश टुवर्ड्स सोशलिस्ट आइडियाज़ बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारों को वहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश की। 1937 में फैजपुर सेशन होता है JLN के अंडर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के अंडर, और ये पहला सेशन था जो किसी गांव में हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि आईएनसी का वो कौन सा सेशन था जो कि गांव में हुआ था। पहला सेशन आईएनसी का जो गांव में हुआ था तो 1937 का फैजपुर सेशन ऐसा था जो कि गांव में हुआ था। फिर 1938 का जो सेशन हुआ वो हरिपुरा में हुआ सुभाष चंद्र बोस के अंडर, और नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1939 में वापस से, वैसे तो त्रिपुरी में सेशन जब हुआ तो सुभाष चंद्र बोस को अपॉइंट किया गया, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन उस टाइम पे गांधी जी और उनके बीच में मतभेद चल रहे थे तो उनको हटा के राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, और सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड, लेकिन उनको रिज़ाइन करना पड़ा। वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस सुभाष चंद्र बोस, और राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया उनकी जगह पे सुभाष चंद्र बोस ने बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस से अलग होने के बाद। 1940 में रामगढ़ में सेशन होता है अब्दुल कलाम आज़ाद के अंडर। तो जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस टाइम पे लॉन्च किया जाना चाहिए, उस टाइम की बात की गई। हालांकि बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट ना करके, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट ना करके, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया जाता है। 1941 से 1945 की बात करें तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चला, INA में ट्रायल्स हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस हुए, क्रिप्स मिशन आया, विविल प्लान आया, कैबिनेट मिशन आया। लेकिन इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो इस टाइम पे कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं होता है। फिर 1946 का जो सेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो मेरठ में होता है। JB कृपलानी उसके अध्यक्ष होते हैं, और ये आखिरी सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। तो JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट इंडिपेंडेंस। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस इसी के साथ ही कंप्लीट होती है। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको अगर आपने 2-3 बार देख लिया तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा इस चीज़ से जो आपका छूट जाए। सब के सब सवाल आप करके आएंगे। बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाई गई है। कोई भी आपको डाउट आता है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।